विद्यार्थी बच्चों आज मैं लेके आई हूँ कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक लोकवाणी से दूसरी इकाई का पाठ है 7। बच्चों इस पाठ का नाम है प्रकृति संवाद। प्रकृति यानी बच्चों नेचर और संवाद यानी डायलॉग होता है। तो देखते हैं कि लेखक किस तरह से प्रकृति संवाद करते हैं। तो बच्चों इस पाठ के लेखक हैं रामदरश मिश्र जी। तो चलिए सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वो इस तरह से है। बच्चों रामदरश मिश्र जी का जन्म 1924 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था और मिश्र जी साहित्य में बहु प्रतिभा के धनी हैं। इन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना, आत्मकथा, यात्रा वर्णन, संस्मरण व निबंध आदि विधाओं में लेखन किया है। इन्होंने अपने साहित्य में वस्तु व शिल्प दोनों को सहज ही परिवर्तित होने दिया है। मिश्र जी ने कई सामाजिक व साहित्यिक संस्थाओं के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बच्चों इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं वो इस तरह से हैं। पथ के गीत, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, कविता संग्रह है, हंसी ओठ पर आंखें नम है, तू ही बताए जिंदगी, गजल संग्रह है, स्मृतियों के छंद, संस्मरण है, पानी के प्राचीर, उपन्यास है और खाली घर कहानी संग्रह है। बबूल और कैक्टस ललित निबंध है। बच्चों चलिए देखते हैं इस पाठ की प्रस्तावना वो इस तरह से। बच्चों ये पाठ प्रकृति संवाद ये एक ललित निबंध है और इस निबंध के माध्यम से लेखक ने पेड़ पौधों के प्रति जो उनका लगाव है वो आत्मीयता है को बड़े ही काल्पनिक ढंग से प्रस्तुत किया है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में पेड़ पौधों के प्रति अपनेपन की जो भावना होती है, आखिर मानव और पेड़ पौधों का जो आपस में गहरा संबंध होता है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। तो चलिए देखते हैं इस पाठ के सारांश को वो इस तरह से है। बच्चों इस निबंध के माध्यम से लेखक ने पाठकों को पेड़ पौधों के प्रति अपनत्व की भावना रखने का जो संदेश दिया है, उसमें लेखक कहते हैं कि रात भर लेखक को शरीर में दर्द होता रहा। लेखक की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उन्हें रात में ठीक से नींद भी नहीं आती है और सुबह उठते ही उन्हें थोड़ी ताजगी महसूस सी होती है। सुबह की जो ठंडी हवा उनके तन और मन में जो ताजगी का स्पंदन महसूस कराती है। वे हमेशा की तरह आज भी अपने आंगन व गैलरी में टहलने के लिए जाते हैं। तो उनके आंगन में स्थित जो पार्क की दुनिया बहुत छोटी सी है। चलिए उसे देखते हैं क्या क्या है पार्क में उनके। सामने के बड़े गमले में गुबंद का आकार ग्रहण किए दाउनों ने अपनी महक और हरितमा से मेरा मन अपनी ओर खींच लिया था। लेखक इस तरह से बताते हैं। वो कहते हैं कि मैंने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। हथेलियां महक से गमगमा गई हैं, सांसों में महक गुनगुनाने लगी है और उन्हें याद आता है शीतला माई के स्वागत में गाया हुआ जो गीत वो जो बचपन में सुनते थे वो मेरी यादों में जाग उठा है। कौन सा गीत है बच्चों? हमरे दुबरवा मैया दवना तरुआ हो। एकाएक देखा कि पास के गमले में काली तुलसी भी मुस्कुरा रही। तो बच्चे सबसे पहले दवन का पौधा है उसे हम जान लेते हैं। दवनों का पौधा दौना एक सुगंधित औषधीय वनस्पति है और इसकी बहुत सी जातियां पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं तुलसी जी को। बच्चों तुलसी का पौधा भारत के अधिकांश घरों में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। आप सभी जानते होंगे, आपके घर में भी तुलसी होगी। आयुर्वेदिक में भी तुलसी के फायदों का विस्तृत उल्लेख किया है। और चलिए देखते हैं यहाँ पर तुलसी जी को। तो लेखक यहाँ प्रणाम माते कहकर तुलसी जी को और कहते हैं उनके पास चले जाते हैं। कुछ देर उन्हें निहारते रहा और महसूस करते रहे कि मेरी रगों में इन्हीं का रस दौड़ रहा है। लेखक कहते हैं कि मेरे ही रगों में क्यों, पूरे परिवार की रगों में इनका रस दौड़ रहा है। तो कह रहे हैं ले लो आज। आवाज़ आई और मैंने आज की दवा के लिए कुछ पत्तियां उनसे मांग ली। आंगन में स्थित पार्क की दुनिया बड़ी छोटी है। उसी में एक के बाद एक परस्पर पेड़ पौधे आलिंगित खड़े हैं यानी पास पास खड़े हैं। तुलसी से बतिया ही रहा था कि मीठी नीम ने हल्के से आवाज दी। बच्चों मीठी नीम का पौधा, मीठी नीम को कड़ी पत्ता का पेड़ भी कहा जाता है। इसकी पत्तियां बहुत ही खुशबूदार होती हैं, इसलिए इसे रसोई में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फूल
छोटे छोटे सफ़ेद रंग के और खुशबूदार होते हैं। इसके छोटे छोटे चमकीले काले रंग के फल तो खाए भी जाते हैं, लेकिन इसके बीज बड़े जहरीले होते हैं बच्चों। तो यहाँ पर लेखक ने देखा कि तुलसी मीठी नीम उन्हें देख रही है। उसकी हरी हरी पत्तियां हवा में हल्के हल्के फरफरा रही थी, और वो फरफराहट मेरे भीतर उतर रही थी। और उसने कहा कि कई दिनों से मैं तुम्हारे चौके में नहीं आई हूँ। कड़ी खानी छोड़ दी है क्या? क्यों? तो मैं हंसा, यानी लेखक हंसे। कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर चीज का अपना समय होता है ना। तुम तो वैसे ही मुझे बहुत अच्छी लगती हो। पेट की बात छोड़ो, आंखों में तो तुम हरदम मोहक हरियाली बनकर छाई रहती हो। चिड़िया चहचहा उठी, फिर समूह में फुर्र से उड़ी, और आकाश में पंखों व स्वरों की एक लय बन गई। फिर वे लौट आई। हाँ, उनके आश्रय की तरह यह हर सिंगार का पेड़ कितना खुश हो रहा है बच्चों। हर सिंगार का पेड़ परिजात नाम से भी जाना जाता है। इसके फूल बहुत ही मनमोहक और आकर्षित होते हैं। बच्चों जानते हैं, हर सिंगार का पौधा एक बहुत ही उत्तम औषधि भी है। हर सिंगार यानी परिजात के इस्तेमाल से आप पाचन तंत्र या पेट के कीड़े की बीमारी हो, या मूत्र रोग हो, या बुखार हो, लीवर विकार हो सहित अन्य कई रोगों में लाभदायक है। तो बच्चों, ये रहा हर सिंगार। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जैसे कह रहा हो हर सिंगार कि आओ चिड़ियों मेरी डाल डाल पर खुद को और गाओ, और आओ चिड़ियों अपने मीठे मीठे स्वरों से मुझे नहलाओ। तो मैंने देखा हर सिंगार नए पत्तों और टहनियों से लद गया है। जाड़े में खंखर सा हो जाता है, और कभी कभी डर लगता है कि ये सूख तो नहीं रहा है। लेकिन वसंत आते ही इसके भीतर सोई हुई ऊर्जा जागने लगती है, प्राण रस छलकने लगता है, और नई टहनियाँ तथा नए पत्तों के सौंदर्य से लग जाता है। मैं उसे देख ही रहा हूँ और लगता है अब इसमें फूल आया कि तब इसमें फूल आया। हाँ, ये हर सिंगार बहुत मस्त है। आषाढ़ के ऋतु में ही हल्की हल्की हंसी उसमें फूटने लगती है, और फिर शरद ऋतु आते ही कहना ही क्या, तारों भरा आसमान बन जाता है। रात भर जगमग जगमग करता रहता है, और सुबह को अनंत फूलों के रूप में धरती पर बिक जाता है। रात भर उसकी महक घर में टहलती रहती है। घर में ही क्यों, पास की गलियों और सड़कों पर भी वो घूमती फिरती है, और न जाने कितने लोगों की सांसों में बस जाती है। उसने अपनी महक से सबको खबर दे रखी है कि वह है, यहाँ है, यानी मेरे घर के आंगन में। फिर बच्चों क्या हुआ देखते हैं। अरे वहीं अटके रहोगे, मुझसे बात नहीं करोगे? चिड़ियाएं तो मेरे ऊपर भी खेलती हैं, गाती हैं, चहचहाती हैं, फिर मेरी उपेक्षा क्यों? नहीं नहीं अमरुद भाई। कौन बोला था ये? अमरुद भाई बच्चों, अमरुद का पेड़। अमरुद आप जानते हैं, जिसे पेरू भी कहा जाता है। अमरूद मीठा और स्वादिष्ट फल होने के साथ साथ बच्चों कई औषधीय गुणों से भरा भी होता है। अमरूद के पत्तों को चबाने से पता है दांतों की कीड़े संबंधित रोग दूर हो जाते हैं। इसलिए बच्चों अमरूद रामबाण साबित होता है। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि मैं तुम्हारी उपेक्षा कैसे कर सकता हूँ? तुम तो इस आंगन में हर श्रृंगार से पहले के नागरिक हो। दरअसल तुम दोनों ने मिलकर जो रूप मंडप बनाया है वह चिड़ियों का क्रीड़ाधाम है, खेलने का स्थान है। तुम दोनों तो सटे हुए हो। चिड़िया तुम्हारे ऊपर से उसके ऊपर, उसके ऊपर से तुम्हारे ऊपर आया जाया करती हैं। उन्होंने तुम दोनों में कोई बंटवारा नहीं किया है, और मैंने भी कहाँ किया है। तुम दोनों का अस्तित्व हम सब के लिए कुछ अधिक महत्वपूर्ण है। वसंत आते ही तुम्हारी भी विरल डालियां नई पत्तियों और टहनियों से सघन हो जाने लगती हैं, और हर सिंगार तो पावस में फूलना शुरू करता है ना। तुम तो चैत लगते ही बौराने लगते हो। महकते हुए नन्हे नन्हे सफ़ेद सफ़ेद फूलों से तुम्हारा वजूद जगमगा उठता है, और छोटे छोटे फल फूलों के भीतर से बढ़ने झांकने लगते हैं। धीरे धीरे तुम्हारे फलों में मिठास आने लगती है, और आषाढ़ आते आते चिड़ियों की चहचहाट में तुम्हारे फलों की मिठास भर जाती है।
वे तुम्हारी डाल डाल पर नाच नाच कर भोज उत्सव मनाया लगती है, और हम लोग भी तुम्हारे फलों का प्रसाद पाते रहते हैं। कितने बड़े बड़े और मिठास भरे होते हैं तुम्हारे फल। तो इस तरह से अमरुद भाई से बातें हुई। आगे देखते हैं क्या हुआ। अरे महाशय, मैं भी तो हूँ। किसने कहा? इस पेड़ के नीचे हूँ तो क्या हुआ? हूँ तो। अरे अरे, किसने कहा? अड़हुल ने। बच्चों, अड़हुल का पौधा, जिसे गुड़हल भी कहते हैं, जपा कुसुम भी कहते हैं, इसका वास्तविक नाम है। और गुड़हल के पौधे में सुंदर सुंदर फूल लगा करते हैं। इसकी चाय भी सेहत के लिए अच्छी मानी जाती है। और बच्चों, आप सभी ने देखा होगा कि गणेश जी की पूजा में इसे अर्पित भी किया जाता है। गणेश जी का ये सर्व प्रिय फूल है। तो लेखक ने कहा कि मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। लाल लाल फूलों का मंगल कलश उठाए मेरे समय को रंगते रहते हो, और मुझे एक प्यारी प्यारी सुबह मिले, इसमें अपनी प्यारी भूमिका निभाते हो। तो मैं तुम्हारा आभारी हूँ दोस्त। इस तरह से अड़हुल से बातें हुई। आगे देखते हैं कौन मिल रहा है। देखा कि कुछ दूर पर सहीजन झूम रहा है। हाँ बच्चों, सहीजन का पेड़ प्रकृति की अनमोल संपदा। सहीजन बहुत ही लाभकारी औषधीय गुणों से भरपूर है। यह कई रोगों में कारगर भी है। यहाँ तक कि चर्म रोग के इलाज में भी इसका प्रयोग होता है। और बच्चों, आप सभी जानते होंगे, ड्रम स्टिक इसे कहा जाता है अंग्रेजी में। और इसके सांभर और सब्जी बहुत ही रोचक होती है। तो इससे लेखक ने क्या कहा, देखते हैं। लेखक ने कहा, आता हूँ भाई, कहो कैसे हो? तुम तो सदा बहार हो भाई, और पेड़ तो वसंत में फूलते हैं। तुम तो बारह मास सुगंध भरे फूलों से लदे रहते हो, और उन फूलों पर मधुमक्खियाँ वो भौरे गुनगुनाया करते हैं। जाड़ों में जब मैं तुम्हारे पास धूप में बैठता हूँ, तब तुम्हारी मत वाली सुरभि से नहाता रहता हूँ। भीतर कविता गुनगुनाती है, बाहर तुम्हारे फूल, और बारह मास तुम फलियों से लदे होते हो। वे फलियां मेरे घर से लेकर पड़ोस तक अपना स्वाद बांटती रहती हैं। इस तरह से लेखक ने कहा। और ये भी कहा कि आप ऊंचे लोगों को ही देखते रहेंगे कि हम छोटे हैं, तो क्या हम भी तो हैं? इस तरह से किसने कहा? बेला ने। बेला के पौधे ने कहा। बेला का फूल। बच्चों, बेला एक ऐसा फूल है जो कि भारत के आमतौर पर लगभग सभी घरों में देखने को मिलता है। सफेद रंग का दिखने वाला यह छोटा सा फूल अपनी तेज खुशबुओं से आकर्षित भी करता है। इस फूल का इस्तेमाल बच्चों गजरा बनाने, इत्र बनाने या फिर शादी ब्याह में भी किया जाता है। बच्चों, यहाँ लेखक कहते हैं कि बेला का फूल मुझे उल्हाना दे रहा है, यानी शिकायत कर रहा है कि उनकी पंक्ति में कहीं कहीं गमलों में तरह तरह के फूल और पौधे विराजमान हैं। वे सभी मेरी ओर देख रहे हैं और जैसे संवाद को आतुर है। मैंने कहा, नहीं मेरे प्यारे फूलों, मैं तो स्वयं छोटा आदमी हूँ, और छोटे लोगों के बीच ही जीवन यात्रा की है मैंने। उन्हें भरपूर प्यार दिया है और पाया है। तुम लोग तो मेरे परिवार के सदस्य हो। तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुमसे हार्दिक स्वागत करता रहता हूँ। 3 गमलों में बेला के पौधे विराजमान हैं। वे सफ़ेद सफ़ेद फूलों से जगमगा रहे हैं। फूलों से मादक सुगंध की हल्की हल्की धारा बह रही है और मेरी सांसों में समा रही है। बेला इसी मौसम में फूलता है। एक साथ न जाने कितने फूल उसके भीतर से फूट पड़ते हैं। लेकिन क्या विडंबना है कि शाम होते होते फूल मुरझा जाते हैं। रात को फिर दूसरे फूल खिलते हैं। इसलिए जब मैं सुबह सुबह इनके नेत्रों में भर लेता हूँ, देर तक इनके पास खड़ा होता हूँ, कि एक मुख तक मेरे भीतर रेंगने लगता है और ऐसा लगता है गुंजे तेरी जिंदगी पर दिल हिलता, बस एक तबस्सुम के लिए खिलता है। हंस के गुंजे ने कहा, मेहरबा, यह तबस्सुम भी किसे कहाँ मिलता है। बच्चों, आगे देखते हैं। लेखक कह रहे हैं कि कुछ पौधे तो चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। उसमें से एक पौधा खिलखिलाकर हंस रहा था। खिलखिलाते हुए बोला, कैसे हो दोस्त? किसने कहा? सहीजन। सहीजन के ऊपर से आवाज आई,
कौन था बच्चों? गिलोय लता। बच्चों गिलोय को तो आप सभी जानते ही होंगे, आपने नाम सुना ही होगा। गिलोय बच्चों अमृत अमृतवली अर्थात कभी न सूखने वाली एक बड़ी लता है। इसका जो तना होता है देखने में रस्सी जैसा लगता है और इसके पत्ते को कोमल तथा पान के आकार के और फल मटर के दाने जैसे होते हैं। गिलोय का नियमित नियमित सेवन से शरीर के सारे रोगाणु खत्म भी हो जाते हैं बच्चों। बच्चों गिलोय लता ने कहा कि मुझे ही भूल गए दोस्त। नहीं मेरी गिलोय बहना, लेखक ने कहा, मैं आते जाते देखता ही रहता हूँ और तुम्हारी हरी हरी फलियाँ मेरी आंखों को सुख देती है। एक तुम ही तो हो जो कहती हैं शरीर में कोई भी विकार उत्पन्न हो, घबराना नहीं। बातें करते करते गेट आ गया। गिलोय ने कहा, ठीक है जाओ घूम आओ। जब मैं गेट से बाहर निकला तब मैं भरा पूरा अनुभव कर रहा था। तो बच्चों देखा आपने लेखक की गैलरी में कौन से पौधे थे, किस तरह से उसने संवाद किया। कौन से थे? दवन का पौधा, तुलसी का पौधा, मीठी नीम, हर सिंगार का पेड़, अमरूद का पेड़, अड़हुल का पौधा, सहजन का पेड़, बेला के फूल और गिलोय लता। तो इस तरह से लेखक ने उनसे सबसे संवाद किया। चलो बच्चों आप लोगों को ये पाठ समझ में आ ही गया होगा, तो इसे आगे ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।